ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल में है कंप्लायंस के साथ, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज या उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड ना करें। हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाई गई है। सर, एक प्रॉब्लम जो है, जो बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो लगभग हर घर में है जी। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले एक और चीज़ आपके एप्लीकेशन भी है जिसमें डाटा, पेशेंट का डाटा या वो कितना कि अच्छा है पेशेंट को बताना, कि कई बार होता है कि बताते नहीं होते। आप सर आगे आपके फ्यूचर प्लान्स में होंगे कि कैसे, जैसे आपने मॉक ड्रिल की बात की, तो वैसे अवेयरनेस कैंपेन हो तो किस तरह के करते हैं और कौन कौन सी अवेयरनेस कैंप आप बताते हैं? एक प्रॉब्लम जो है, जो बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो लगभग हर घर में है जी। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको कैसे कम? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दशकों में हमारी जो डिजीज पैटर्न है उसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन हुई है। पहले जो अधिकतर हमारी समस्याएं थी वो मातृ शिशु से रिलेटेड बीमारियां या कम्युनिकेबल डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस या वेक्टर बोर्न, मलेरिया, डेंगू, ये अधिकतर समस्याएं थी। ड्यू टू थोड़ा सा हमारा जो जीवन शैली में बदलाव आया है, खान पान में बदलाव आया है, पिछले कुछ दशकों से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, गैर संचारी रोग, ये एक मुख्य कारक के रूप में उभरे हैं। उसमें चाहे हम बात करें हाइपरटेंशन, चाहे बात करें डायबिटीज की, चाहे हम बात करें सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, पैरालिसिस, या चाहे बात करें कैंसर्स की, इनमें बहुत एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। इन बीमारियों की एक समस्या और भी है। आपको यदि डेंगू होता है तो आपको लक्षण आएंगे जी। ये बीमारियां अधिकतर ऐसी हैं कि लक्षण जब तक आते हैं तब तक वो शरीर के अंदर जो है वो बहुत नुकसान कर चुका होता है। तो इनके लिए एक ही तरीका है कि हम पीरियोडिक बेसिस पे कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करें। तो एक भारत सरकार, प्रदेश सरकार के माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी की एक तो पहले वर्बल स्क्रीनिंग करें, उसे कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट कहा जाता है। आशा वर्कर एक क्वेश्चनियर भरती है जी कि क्या आप हफ्ते में 2 बार से कम ये खाते हैं, क्या आप धूम्रपान करते हैं, क्या, वो 20-30 सवाल है जी। उस सवाल के बेस के ऊपर जिनको रिस्क फैक्टर निकलता है उनके 30 साल से ऊपर के लिए के लोगों के लिए स्कीम है। हिमाचल प्रदेश में हम कोशिश करते हैं कि 18 साल से ऊपर की भी सभी की कर दी जाए। और फिर यदि वो रिस्क फैक्टर निकलता है तो सेकंड स्तर पर हेल्थ वर्कर या कम्युनिटी हेल्थ अफसर के पास उनके कुछ पैरामीटर्स पे जांच होती है। एक ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की, वेस्ट सर्कमफ्रेंस की, या कोई आपके कोई ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ हो, गुठली हो, या कहीं ओरल कैंसर का कोई साइन हो, या सर्वाइकल कैंसर के लिए वो एक प्रोटोकॉल है। और उसमें यदि वो रिस्क फैक्टर फिर यदि कंफर्म होता है तो चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दी जाती है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हाइपरटेंशन, डायबिटीज की हमारा प्रयास है कि सिर्फ बीपी चेक कराने के लिए, फॉलोअप के लिए व्यक्ति को बार बार जोनल हॉस्पिटल या बड़े अस्पताल में क्यों जाना पड़े। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो बीएससी नर्सिंग होते हैं और जिनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, तो हमने उन्हें आदेश दिए हैं कि आप मैपिंग करके रखिए। व्यक्ति ट्रीटमेंट प्राइवेट अस्पताल में ले रहा है, मेडिकल कॉलेज से ले रहा है, जोनल हॉस्पिटल से ले रहा है, मगर वो 15 दिन में आके एक बार आपके पास अपनी डायबिटीज, शुगर की जांच या ब्लड प्रेशर की जांच आपके पास कराए, ताकि अननेसेसरी विजिट को, इसी तरीके से हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं ताकि व्यक्ति को अननेसेसरी इन बीमारियों के लिए जाना ना पड़े। प्रयास हमारा ये है कि सभी लोगों को टाइम पर डिटेक्ट किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट जितना नजदीक घर के हो पाए वो शुरू की जाए। और तीसरी बात ये इंश्योर किया जाए कि ट्रीटमेंट के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में है कंप्लायंस के साथ, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज या उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में लैंड ना करें। सर, एक और चीज़ आपके एप्लीकेशन भी है जिसमें डाटा, पेशेंट का डाटा या फिर
वो कितना की अच्छा है पेशेंट के लिए बताना, कि कई बार होता है कि बताते नहीं हैं लोग। नहीं देखिए, अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं, आभा आईडी जो है, वो अभी आभा आईडी में ये है कि आशा वर्कर के माध्यम से हमने जिला में लगभग 88% लोगों की आभा आईडीज बनवा दी है। जो लोग बचे हैं वो हैं जिनका आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, जो हम वहाँ पर दिक्कत आती है। बहुत सारे अस्पताल जो जहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वहाँ पर हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आभा आईडी से स्कैन करके उनकी पर्ची बनाई जाए। दिशा ये है कि इन कमिंग ईयर्स और मंथ्स हम उस ऐप पे, वहाँ पे डॉक्टर के एंड पे डाटा अपलोड हो जाए, और मैं यदि आभा आईडी बनाई है तो मैं अपना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड भी उसमें अपलोड कर दूं। तो दिशा लंबी ये है कि एक यूनिक आईडी को खोलने से आपको देश के किसी भी कोने में उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल हिस्ट्री आ जाए। ये एक बहुत हरकुलियन टास्क है, लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि अस्पतालों में हमारे अभी जहाँ कंप्यूटर भी लगा दिए, सिस्टम भी लगा दिए, सॉफ्टवेयर भी है, मगर चूंकि डॉक्टर को हाथ से भी पर्ची लिखनी पड़ती है कंप्यूटर पे, तो एंट्री, क्योंकि भीड़ बहुत है। आप अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाए, यहाँ पे जोनल हॉस्पिटल की बात करें, रोज के 1100 आदमी 1200 आदमी आते हैं, तो वो थोड़ा अभी चैलेंज आ रहा है। मगर मुझे लगता है कि इसका भी कोई ना कोई आने वाले समय में कोई रास्ता निकलेगा, कोई टेक्नोलॉजी इसमें हमें एनेबल करेगी, तो ये कुछ समय में आने वाले में ये भी शुरू हो जाएगा। सर, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स में होंगे कि कैसे, जैसे आपने मॉक ड्रिल्स की बात करें, तो वैसे अवेयरनेस कैंपेन होती है, तो किस तरह के करते हैं और कौन कौन सी अवेयरनेस कैंप आप लगाते हैं? नहीं, हमारे डिफरेंट कार्यक्रम के अंतर्गत अवेयरनेस एक्टिविटीज चलती रहती है। उसमें हमारी मल्टी सेक्टरल कुछ तो विभाग द्वारा गतिविधियां की जाती हैं। हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमें हैं जो स्कूलों में जाती हैं, तो वहाँ पर हमने रियलाइज किया कि डेंटल केरीज, कॉमन इलनेसेस बहुत कॉमन है और वो ब्रशिंग टेक्निक नहीं है, तो ये जिला स्पेसिफिक जिलाधीश महोदय ने भी पॉइंट आउट किया, या विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वहाँ अवेयरनेस भी करते हैं, और उसकी हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह जो टीबी प्रोग्राम की गतिविधियाँ हैं, वो हम जन भागीदारी के अंतर्गत, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारे कॉलेजेस में रेड रिबन क्लब जो है उनके माध्यम से, या कुछ एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके माध्यम से हम डिफरेंट स्तर पर ये गतिविधियां डिफरेंट कार्यक्रम में डिफरेंट समय पर चलाते रहते हैं। सर, आपने इतना एक्सपीरियंस किया अलग अलग जगह पे, तो आपके बेस्ट कोई केसेस हो जहाँ पे आपने लर्निंग्स हो आपके, या फिर कुछ ऐसा हो किससे? नहीं, लर्निंग तो उम्र भर हर समय पर व्यक्ति सीखता रहता है, हर चीज पर। नहीं, चैलेंजेस भी बहुत फेस किए ज्योग्राफिकली डिफरेंट एरियाज में, मगर कुछ चीज़ें थी जो नई कर चाहे वो स्टेट स्तर पर थी, तो जहाँ पे मुझे सरकार ने मौका दिया कि उन नई चीज़ों से जुड़ने का। डायलिसिस कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पीपीपी मोड में शुरू किया गया। मुझे उस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी लर्निंग थी, और ये खुशी भी है कि उससे ही क्यों लेते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम उसी तर्ज पर बनाया गया जिस तर्ज पर हम पीपीपी मोड की बात करते हैं। इसी तरीके से टेलीमेडिसिन का एक पीपीपी मोड में हमने शुरू किया था, जो मैंने बाद में चंबा में, भरमौर और पांगी में भी शुरू कराया अपोलो टेली हेल्थ सर्विसेज के साथ से। तो इन सभी कार्यक्रमों से जो सामान्य वर्किंग से थोड़ा अलग थे, तो इनमें डिफरेंट लर्निंग्स भी हुई, और कई बार चूक भी होती है, पर उनसे सीखने का मौका भी मिला, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो जब तक जीवन है तब तक सीखना तो जारी रहेगा। सर, एक अलग से कंसेप्ट ये था कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक था कि बनाया गया एक सेक्शन, और वहाँ पे लोग पेशेंट, तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि इंटीरियर इलाकों में वैसा कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हमारी हिमाचल में ना मोहल्ला क्लिनिक की जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन था। हमारी जो मेन एक चैलेंज था, हमारा चैलेंज था कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत है जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पॉपुलेशन नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो अधिक है,
और कहीं पे भी किसी को भी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ऊपर पीएचसी पहुंचने के लिए नहीं लगता। मगर इशू ये था कि हमारे जब जरूरत आती थी कहीं कॉम्प्लिकेशन की, डिलीवरी की, तो रेफरल बहुत अधिक था, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है, तो आप 24/7 भी नहीं चला सकते। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने एक बहुत दूरगामी सोच के साथ एक डिसीजन लिया कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंस्टीट्यूशन को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि वहां पर हम एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ पीपल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्विसेज को इंश्योर करें। हम वहां पे 6 स्पेशलिटीज, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, जो कि कोर हमारी, और उसके अनुसार अल्ट्रासाउंड, लेबर रूम, ताकि वहां से रेफरल जो है उसको एक तो गेट कीपिंग हम कर पाए, रेफरल को कम कर पाए। तो सरकार का सोच है कि 6 स्पेशलिस्ट वहां कम से कम, अधिक भी हो सकते हैं, वो लगाया जाए, उसके अनुसार इक्विपमेंट डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और रेफरल को कम से कम किया जाए, ताकि जो अननेसेसरी मेडिकल कॉलेजेस को, टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस को रेफरल जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक गेम चेंजर